सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मॉडल सेट, ठीक है, जो कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के निकाला गया है। तो क्लास 10 के मॉडल सेट नंबर जो आप लोग का मैथ के जो मॉडल सेट नंबर 3 है, मॉडल सेट नंबर 3 की इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। 40 का 40 प्रश्नोत्तर इस वीडियो में करेंगे। चलिए, ठीक है, एक प्रश्न को देखते हैं और आसानी से समझते हैं और हल करते हैं, ठीक है। जैसे कि यह पहला प्रश्न 1 नंबर है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6/15 है, इसको 3 से काटिए तो 3 में 6, 3 5 15 यानी 2/5, ठीक है। तो नीचे ऊपर वाला बोलते हैं अंश, नीचे वाला बोलते हैं हर, ठीक है। और हर में अगर 2 या 5 का गुणज रहेगा, 2 या 5 का गुणज या 2 या 5 दोनों रहेगा तो उसको बोलेंगे शांत है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? शांत है। अगर 2 या 2 5 के बदले कोई और दूसरा संख्या आ जाए, जैसे 6 आ गए, 7 आ गए, 8 आ गए, तब वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन केवल 2 और 5 का गुणज है तो वो शांत में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा प्रसार है? शांत है। शांत यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह निम्न में से क्या है? देखिए 6q + 5 है, तो यहाँ पर प्लस वाला देखिए, ये वाला देखिएगा, ठीक है। ये वाला क्या है? 5, तो 5 क्या है? 5 एक विषम संख्या है, तो 5 एक विषम संख्या है, तो ये क्या है? विषम है। अगर ये सम रहता तो सम होता है, तो ये 5 क्या है? विषम संख्या, तो इसलिए क्या है? विषम यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है? तो देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है? दो संख्या का गुणनफल। संख्या क्या है? ए और बी, तो ए इंटू बी। ए इंटू बी कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर देखिए, 4 नंबर प्रश्न में है कि 17 और 23 का एचसीएफ की क्या होगा, ठीक है। तो 17 का एलसीएम कीजिए तो क्या होगा? 17 गुना 1 होगा। यहाँ पर 23 है तो 23 का एलसीएम कीजिए कितना होगा? 23 गुना 1 होगा, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो कॉमन में होता है, जो दोनों में मिलता है, दोनों में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो 1 क्या है? एचसीएफ है। एचसीएफ 1 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य क्या है? तो देखिए x² का अगर हम x² ही रखेंगे यहाँ पर, देखिए जो -2x है इसको हम लोग कर सकते हैं -4x + 2x कर सकते हैं। 4 में 2 जाएगा तो 2 ही होगा। यहाँ पर -8 बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए ये दोनों में, देखिए दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या? x कॉमन है। x कॉमन है तो यहाँ क्या बचा? x² में x ले लिए तो यहाँ पर x बचा, -x में ले लिया यहाँ पर 4 बचा। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पर 2 कॉमन है। देखिए 8 में भी 2 है और 2x में भी 2 है, तो 2 कॉमन लिया। यहाँ पर क्या बचे? x - 2 4 8 बराबर 0। अब देखिए x - 4 और x - 4 कॉमन है दोनों में, तो इसको ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। x - 4 कॉमन है और बचा क्या? x + 2, तो x + 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्थिति बनेगा, एक x - 4 बराबर 0, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। और एक बनेगा x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? -2, ठीक है। यानी x का मान 4 और -2, 4 और -2 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए px यानी x अक्ष में जो कर्व है कितना बार काट रहा है? देखिए यहाँ पर 1 बार काट रहा है, यहाँ पर 1 ही बार काट रहा है, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा? 1 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 7 नंबर कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं गुणनफल 2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। देखिए शून्यकों का योग क्या फॉर्मूला होता है? -b/a बराबर कितना दिया गया? -3, नीचे कुछ नहीं यानी 1। और शून्यकों का गुणनफल क्या फॉर्मूला होता है? c/a, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है? 2, और नीचे कुछ नहीं यानी 1। देखिए यहाँ पर मिलाना होता है, a यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी a1 है, ठीक है। यानी a बराबर 1 है, यहाँ पर माइनस कट जाएगा। b बराबर कितना है? 3 है, और c बराबर कितना है? 2 है, c बराबर 2 है। और द्विघात बहुपद क्या फॉर्मूला होता है? ax² + bx + c, ठीक है। मान बिठा देंगे, ax² यानी 1 × x² यानी x² + bx, b कितना है? 3x + c कितना है? 2, यानी x² + 3x + 2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 8 नंबर
8 नंबर प्रश्न है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 है तथा 6x प्लस 9y प्लस 11 बराबर 0 है, तो कौन कैसा किस तरह का हल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2/6 कीजिए, 2/6 कीजिए तो कितना होगा, 2 2 में 3 में 6 यानी 1/3। ये क्या है, ये है A1/A2। ठीक है, अब 3/9 कीजिए, 3/9 कीजिए तो 3 3 9 यानी 1/3। ये क्या है, B1/B2। ठीक है, अब यहाँ पर 4/9 4 यहाँ पर 11 है, C2 11। ठीक है, ये क्या है, C1 डिवाइड C2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 दोनों 1/3 है, यानी दोनों मिल रहा है। और C1/C2 कितना है, 4/11 यानी लास्ट वाला 9 मिल रहा है। ठीक है, इस तरह का स्थिति बन रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट C1/C2। तो जब ऐसे होते हैं तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि यदि 3x प्लस वाई बराबर 14 तथा 2x माइनस वाई बराबर 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको इस तरह कीजिए, 3x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है और यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 1 दिए थे और दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ जोड़ेंगे तो वाई प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 3x और 2x यहाँ पर बचेगा 5x, यहाँ पर 14 और 1 यानी 15, यहाँ पर 5 3 15 यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 3। अब समीकरण 1 नंबर जो है 3x प्लस वाई बराबर 14, इसमें x का मान रख दीजिए। ठीक है, 3 इंटू x कितना है, यहाँ पर 3 प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 14, यहाँ पर 3 3 9 माइनस 9 यानी 14 मान हो जाएगी यानी 5, यानी y बराबर 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, वो असंगत कहलाता है। ठीक है, असंगत यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने के द्विघात सूत्र क्या है। तो द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है, देखिए ये वाला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है। 12 नंबर है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 का विभक्तर यानी डी, ये वाला ही निकालने बोल रहा है। ठीक है, ये वाला ही निकालने बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर कितना है, a बराबर 2 है, यहाँ पर b बराबर -1 है, b बराबर -1 है और c बराबर कितना है 1/8 है। ठीक है, तो यहाँ पर d निकाल लीजिए। सबसे पहले d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b स्क्वायर कितना है यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है यहाँ पर a कितना है 2 इंटू c कितना है 1/8। ठीक है, 4 2 8 8 काट जाएगा, -1 का होल स्क्वायर यानी 1 -1 तो 1 -1 यानी 0 और विभक्त यानी d, तो d का मान कितना है 0 यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 13 नंबर है कि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात क्या होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो एक द्विघात समीकरण हम लोग ऊपर हल किए थे, x का मान कितना निकलता है, दो मान निकलता है। ठीक है, x का मान कुछ मतलब 2 मान निकलता है। ठीक है, तो कितना अधिकतम घात होता है, यानी अधिकतम घात देखिए, अधिकतम घात यानी पावर कितना है अधिकतम, देखिए यहाँ पर पावर कितना है 2 है अधिकतम, तो यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है। प्रश्न है कि यहाँ पर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है तो मूल क्या है। ठीक है, तो इसका मूल निकालने के लिए बोला गया है प्रश्न में। ठीक है, तो इसका मूल निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है 2 है, b बराबर यहाँ पर -5 है और c बराबर 3 है। तो सबसे पहले d निकालते हैं, तो d क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर b कितना है, b यहाँ पर -5² माइनस 4 इंटू a कितना है यहाँ पर a है 2 इंटू c है यहाँ पर 3। ठीक है, यानी 5 5 25 माइनस 4 2 में 8 8 में 24 यानी 25 में 24 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा यानी d बराबर 1 आ गया। ठीक है, d बराबर 1 आ गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, d बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, तो x बराबर अगर निकालेंगे तो क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, /2a तो -b कितना था यहाँ पर -5 तो -5 प्लस माइनस √d कितना है 1/2 इंटू a कितना था यहाँ पर 2। ठीक है, 2 यानी 2
तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 प्लस माइनस यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 2 में 4, ठीक है। 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड 4, ठीक है। इसको ध्यान रखिए क्या निकला था, 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड 4। तो एक बार +1 करेंगे, एक बार -1 करेंगे, तो +1/4, एक बार 5 -1/4, ठीक है। तो बराबर करेंगे 5 के 6/4 और यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा, यानी 4/4। तो इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 3 में 6, 2 2 में 4, यहाँ पर 4 के 4, यानी कितना है 3/2 और 1, ठीक है। 1 और 3/2, ठीक है। 1 और 3/2 यानी 1 और 3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। तो देखिए एपी क्या होता है, एपी में जो अंतर रहता है अंतर समान रहता है, सब में अंतर समान रहता है। तो देखिए ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पर 3 और 6 का अंतर कितना है, यहाँ पर 3 है। 6 और 12 का यहाँ पर कितना अंतर है, 6 है, तो अंतर तो समान नहीं है, तो ये एपी नहीं होगा। ऑप्शन बी अब चेक कीजिए, 1 और 3 का अंतर कितना है, 2 है। 3 और 5 का अंतर कितना है, 2 है। 5 और 7 का अंतर कितना है, 2, यानी अंतर समान है, यानी एपी में यानी समांतर में कौन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि एपी 10 7 4 का तीसरा पद क्या है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है 10, डी बराबर क्या होता है सेकंड पद माइनस प्रथम पद 7 - 10 यानी -3, और यहाँ पर तीसरा पद यानी ए 30 निकालने बोला गया था। ए 30 क्या होगा, ए प्लस 29 डी, ठीक है। तो यहाँ पर ए कितना है 10 प्लस 29 इंटू डी कितना है -3, ठीक है। इसको आगे करेंगे कितना होगा 10, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस 3 29 कितना होगा 87, 10 - 87 यानी -77। -77 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी यानी सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न अब देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि एपी का प्रथम पद ए बराबर 1 दिया गया है, अंतिम पद 11 दिया गया है और पदों का योग 30 दिया गया है। तो पदों की संख्या निकालने बोला गया है। प्रथम पद यानी देखिए पदों, एक चीज़ जानते हैं आप लोग, एस बराबर क्या होता है n/2 ए प्लस यहाँ पर अंतिम पद ए एन। एस क्या होता है पदों का योग, योग कितना है 30, डी बराबर n/2, यहाँ पर प्रथम पद कितना है 1 प्लस अंतिम पद ए एन कितना है 11, ठीक है। तो इसको आगे करेंगे, यहाँ पर होगा 30 बराबर n/2, 11 और 1 को जोड़ेंगे तो 12, ठीक है। 2 6 12, तो यहाँ पर 6 5 30, यानी n बराबर कितना आ गया, n बराबर 5। n बराबर 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए यानी सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है। देखिए दो समरूप त्रिभुज है, दो यहाँ पर समरूप त्रिभुज है, तो दोनों समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होते हैं, समान अनुपात में होते हैं, समान अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजा 4:9 के अनुपात में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाओं का वर्ग यानी 4 स्क्वायर अनुपात 9 स्क्वायर, ठीक है। यानी 4 4 16 9 9 81, यानी 16:81, तो 16:81 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है कि ABC में AB 62 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर, तो कोण B क्या है, ठीक है। तो ये प्रश्न देखिए गलत शायद प्रिंट किया गया है। यहाँ पर AB अगर 6√3 देते तो उस हिसाब से यहाँ पर कोण B का मान निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ होता है, सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा 12 है, तो 12 को एक साइड में लीजिए, उसके बाद 6 स्क्वायर, उसके बाद 6√3 स्क्वायर, ठीक है। अगर ये इक्वल हो जाता है तो कोण भी क्या होगा 90 डिग्री है, तो जो कि एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 144, यहाँ पर 6 6 36, यहाँ पर 6 × 6 36 और √3 का स्क्वायर यानी 3, तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा 144, यहाँ पर 36 और 3 36 है 108, ठीक है। तो 108 और 36 144 दोनों बराबर हो जा रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कोण भी 90 डिग्री होगा अगर यहाँ पर 6√3 रहता ए बी बराबर, लेकिन यहाँ पर प्रश्न कुछ गलत किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहा जाता है। जैसे इधर क्या कहा जाता है, इधर x अक्ष और इधर क्या कहा जाता है y अक्ष, ठीक है। तो y अक्ष, तो देखिए यहाँ पर y अक्ष है, y अक्ष से उस बिंदु की दूरी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है x निर्देशांक, ठीक है। x निर्देशांक यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है 22 नंबर कि बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0, ठीक है। इससे एक बिंदु है 2 3, ठीक है, इसकी बीच की दूरी निकालने बोला है। तो बीच की दूरी क्या होता है यहाँ पर 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 - 0 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, 3 - 0 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 2 2 में 4, 3 3 9, तो 4 और 9 कितना हो जाएगा √13, ठीक है। तो √13 कौन सा ऑप्शन में है देखिए, √13 एक में भी नहीं है, यहाँ पर केवल 13 हो, तो √13 नहीं है, तो यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 23 नंबर की 9 sec स्क्वायर - 9 tan स्क्वायर। तो 9 के अब कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। तो 9 × sec स्क्वायर - tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 9 × 1 यानी 9 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर देखते हैं कि tan 26 डिग्री डिवाइड cot 64 क्या होता है। तो देखिए अब tan 26 को हम लोग कर सकते हैं 90 - 64, अगर 90 में से 64 घटा देंगे तो 26 होगा, डिवाइड cot 64, ठीक है, cot 64। तो यहाँ पर tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा कितना है यहाँ पर 64 डिवाइड cot 64, ठीक है। तो cot 64 cot 64 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि यदि tan x बराबर 1 है तो x का मान याद कीजिए। देखिए tan x बराबर 1 है तो यहाँ पर tan x बराबर कितना डिग्री का मान 1 होता है tan में, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान, यानी x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 26 नंबर प्रश्न है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण झुका हुआ है। फिसलन पट्टी की लंबाई याद कीजिए, ठीक है। देखिए खेलने का मैदान है इस तरह का है, यहाँ पर एक फिसलन पट्टी है, मान लेते हैं यहाँ पर फिसलन पट्टी है AC, इसको मान लेते हैं B, 1.5 मीटर पर है ऊंचा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ऊंचाई निकालने बोला गया, ठीक है, ये ऊंचाई निकालने बोला गया है, ये वाला ऊंचाई। तो देखिए ये थीटा होता है तो ये क्या होता है P होता है और ये क्या होता है H। तो P/H कौन से मान में होता है साइन में, तो साइन 30 यहाँ पर साइन 30 बराबर 1.5 डिवाइड H, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 1.5/H, ऊपर नीचे कितना होगा 1.5 × 2 कितना हो जाएगा 3.0, यानी H बराबर कितना आ जाएगा 3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है। और अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर की cos 90 - a का मान क्या होता है। तो देखिए cos 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा यानी साइन ए, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 28 नंबर कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए एक जैसे कि एक वृत्त है, इसमें एक स्पर्श रेखा खींच रहा है, तो जहाँ पर स्पर्श करता है उस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कर दिया प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। क्या करते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त की केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। देखिए इसको इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है और यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ए निकालने बोला गया, ठीक है। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या यानी आर निकालने बोला गया, तो क्या हो जाएगा √13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है। तो 13 स्क्वायर यानी 169 माइनस 12 स्क्वायर यानी 144, तो इसको माइनस करेंगे कितना होगा 25 और 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर किस में है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। जैसे कि एक वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त में जैसे कोई यहाँ पर बाह्य बिंदु है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बाह्य बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर बाह्य बिंदु है, तो यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक तरह का, यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा छापते हैं, ठीक है। यहाँ पर वृत्त है इस तरह का और इसमें कोई बाह्य बिंदु मान लेते हैं P है, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा इस तरह का खींच सकता है और एक स्पर्श रेखा इस तरह की खींच सकता है, तो कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं 2 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्या है कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या है। तो जैसे कि वृत्त का आकार किस तरह का होता है इस तरह का, और यहाँ पर अर्धवृत्त यानी
आधा, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, और अर्धवृत्त बोला यानी बटा 2 होगा, लेकिन परिमाप बोला गया तो ये वाला भी तो आएगा, तो ये वाला क्या होगा, वृत्त का व्यास है यानी 2 गो त्रिज्या है यानी 2 आर आएगा, ठीक है। तो आर आर कट 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, यहाँ पर पाई आर प्लस 2 आर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर कि केंद्रीय कोण थीटा और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 33 नंबर कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 इंटू 180 डिग्री, यहाँ पर आर कितना है, आर यहाँ पर 14 है, और थीटा का मान इतना क्या पर 90, तो 90 2 में 180, यहाँ पर 7 2 में 14, 2 2 कट जाएगा, बचे कितना 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न है कि यदि घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है तो घन का किनारा क्या होगा, ठीक है। तो घन का किनारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2160 यहाँ पर क्यूब होगा, ठीक है। तो क्यूब होगा, देखिए 6 इंटू 6 को कीजिएगा तो 216 होगा, और इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना होगा 6, यानी 6 सेंटीमीटर घन की किनारा हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 35 नंबर की एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी यहाँ पर एच बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और व्यास है 10, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 5, तिर्यक ऊंचाई नहीं एन निकालने की बोला गया, तो क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच यहाँ पर कितना है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। 12 बराबर कितना होगा 144, 5 5 25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 169 यानी 13 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर है। प्रश्न है कि त्रिज्या 42 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। तो जब एक चीज़ को दूसरे चीज़ में ढाला जाता है तो दोनों का आयतन बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर यहाँ पर क्या है बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पाई कट जाएगा, बचेगा कितना 4/3 आर क्यू, तो गोला की आर कितना है 42, यानी 42 गुना 42 बराबर बेलन की त्रिज्या कितना है 6, यानी 6 गुना 6, और यहाँ पर ऊंचाई यानी एच तो निकालने बोला गया है, तो यह 6 7 42, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा कितना 4 इंटू 14 गुना 7 बराबर एच, तो इसको गुना करेंगे तो एच बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2744 सेंटीमीटर, ठीक है। 2744 सेंटीमीटर, तो 2744 सेंटीमीटर देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन में कुछ गलत किया गया है या ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 2744 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए माध्यक, बहुलक और माध्यम संबंध निकालने कहा गया है। तो क्या तीनों में संबंध होता है कि 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्यक, ठीक है। बहुलक प्लस 2 माध्यक, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर प्रश्न है कि दिए गए संचय बारंबारता से कुल बारंबारता n का माध्यक क्या है। तो देखिए n का माध्यक निकालते हैं, यहाँ पर n/2 निकाले सबसे पहले, तो 50/2 कितना होगा 25, ठीक है 25। तो देखिए कुल बारंबारता में देखिए यहाँ पर 25 कहाँ पर है 25 यहाँ पर है, और इसकी सीध में देखिए यहाँ पर ऊपरी सीमा है, तो जो ऊपरी सीमा रहता है वही माध्यक हो जाता है, तो इसका माध्यक कितना है 30, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 39 नंबर है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर है। प्रश्न है कि एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां है, एक गोली निकालने पर काली होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए काली गेंदों की गोली की संख्या कितना है, काली की 6 है,
काली के 6 बटा कुल गोली की संख्या 6 4 10, काटेंगे तो 2 3 6 2 5 2 5 10 यानी 3/5, 3/5 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का जो सेट नंबर 3 था इसका 40 का 40 सोल्यूशन इस वीडियो में हो गया। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।